आज अर्निंग्स भी आने हैं कुछ कंपनियों के, जिनमें हेवल्स है, कैनफिन होम्स है, डेल्टा कॉप है। डेल्टा कॉप की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन सुब्रा, हेवल्स पर आपका क्या व्यू है, जहां पर हमने नंबर्स आने से ठीक पहले काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हुआ है पिछले सेशन में भी, अभी भी इंडिकेटिव एक्शन में फ्लैट ट्रेड कर रहा है 381 के लेवल्स पर, क्या व्यू है आपका? दिवाली इसमें हमने स्टडी एक शॉर्ट कवरिंग, अगर आप देखें तो हम लास्ट 3 महीने में जीएसटी अपना डिमोनेटाइजेशन के बाद ये सब काउंटर्स में शॉर्ट देखे थे, उसका सब पूरा कवरिंग हो रहा है। और कल के जो मूवमेंट है काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बढ़त में देखने को मिली है। तो नियर टर्म मोमेंटम शायद आज के दिन थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बढ़त देख चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अगर एक मिक्स्ड रिजल्ट्स अगर आए तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली आ सकता है। तो मेरा मानना है कि शायद जिनके पास पोजीशन है शायद 375 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड ऑन कर सकते हैं। नए निवेश शायद अवॉइड करना चाहिए, और अगर 390 के आसपास आए तो शायद एक बार मुनाफा वसूली भी कर लें। जी, इस बीच चलिए देख लेते हैं आज संकेत जिस तरह के हैं मार्केट में, क्या उम्मीद कर सकते हैं। निफ्टी करीब 12 पॉइंट ऊपर 8425 के आसपास दिख रहा है, और सेंसेक्स करीब 38-40 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन ये जो सरकारी कंपनीज हैं हु आर नॉट पार्ट ऑफ द CPSE ETF, हरी उन स्टॉक्स में भी हमने देखा है कई पॉकेट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। आज भी आप देखिए जैसे STC है, इस पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, और ये पूरा पैक इनफैक्ट ठीक मूव दिखा रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। इसमें अब कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए क्या? मीर, मैं मानता हूँ कि जो भी स्टॉक्स में अच्छे डिविडेंड्स की उम्मीद है, मिसाल के तौर पे आप ऐसे स्टॉक्स देखिए जो कंपनीज कैश रिच हैं और जिनके हिस्टोरिकल डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड्स भी अच्छा रहा है, और जहाँ डिविडेंड यील्ड आपको 8 to 9% ऑलरेडी मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोल इंडिया लीजिए, आप NMDC लीजिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लीजिए, REC लीजिए, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे डिविडेंड यील्ड्स आर ऑलरेडी अट्रैक्टिव। ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, और मैं मानता हूँ कि द गवर्नमेंट विल आस्क ऑल दीज कंपनीज टू पे हायर डिविडेंड्स इन दिस क्वार्टर टू मार्च। तो आई थिंक बिटवीन नाउ एंड अप्रैल आपको 3 महीने में समझ लीजिए 13-14% के डिविडेंड यील्ड मिल जा रहा है, तो आप डिविडेंड लेके बाहर भी एट पार निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, एक डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली काफी PSU स्टॉक्स ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी आशीष, इंट्राडे के लिहाज से अगर फर्टिलाइजर शेयर्स में से कोई स्टॉक पिक करना हो तो आपकी चॉइस क्या है? अगर फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि इन GNFC एक स्टॉक रहेगा जिसको मैं प्रेफरेंस दूंगा। गुजरात ये जो GNFC ये स्टॉक है, ये यहाँ पे मेरा बुलिश व्यू रहेगा। ये अभी जो फिलहाल स्टॉक प्राइस है यहाँ से मैं करीबन 3.5% की मूव अगले आज के और 2 ट्रेडिंग सेशन में देख रहा हूँ। सुब्रा, कल के ट्रेड में हमने देखा था जो आखिरी 1 घंटा था उसमें निफ्टी बैंक ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था और स्टॉक्स पर अच्छा मूव देखने को मिला था। आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी निफ्टी बैंक पर? आई थिंक आज भी वही मोमेंटम जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कल अगर हम देखें तो निफ्टी में एक ब्रेकआउट भी देखे, और बैंक निफ्टी में एक अच्छे ब्रेकआउट देखे। लेकिन एक खास बात यहाँ पर जो है ध्यान में जो है कि लार्ज कैप ICICI बैंक, SBI, ये सब काउंटर्स में बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है लास्ट में। तो आई थिंक यही मोमेंटम जारी रहने की संभावना है, और यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है बैंक निफ्टी में। और मार्केट में जो भी बढ़त आएगी, आई थिंक लार्जर बूस्ट आएगा बैंकिंग स्टॉक से। जी हरी, SRF पर आपका व्यू क्या है? ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शेयर पर वो पॉजिटिव ही हैं। आज भी हम UBS की रिपोर्ट देख रहे थे थोड़ी देर पहले, 1900 तक के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं, और एक स्टॉक जो ये रहा है ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मर भी रहा है। आपके कमेंट्स क्या हैं? आज भी इंडिकेटिव एक्शन में 3% के आसपास का सर्ज दिखा रहा है। नहीं, बिल्कुल आई थिंक मोमेंटम इस स्टॉक के फेवर में रहा है, और पिछले जैसे आपने कहा 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, और प्राइस परफॉर्मेंस भी आई थिंक काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो हमारा इंटरनल टारगेट ऑलरेडी हमारा 2000 का टारगेट है इस स्टॉक पे, तो फिलहाल तो वी आर एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू SRF। जी, तो SRF होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। ये बार लॉजिस्टिक्स में इनफैक्ट कोई स्टॉक पिक करना हो आज आशीष तो कौन सा करना चाहिए? कल गति, पटेल इंटीग्रेटेड और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ये 3 ऐसे प्रिसाइज शेयर्स थे जो कि अच्छा मूव दे रहे थे। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स तो आज भी 5% से ज्यादा का स्विंग दिखा रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। आप किसी स्टॉक को पिक करेंगे ओपनिंग के बाद? 2 स्टॉक के ऊपर मेरी नजर रहेगी। पहला जो रहेगा वो सिकल रहेगा, जो स्टॉक है इसने कल एक बहुत ही अच्छे
मूवमेंट के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम और शैडो इंडिकेटर्स दोनों बहुत ही पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि सिकल एक ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पे खरीदारी हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 231 का और लक्ष्य रहेगा अगले आज या दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में 243 का। और दूसरा जो स्टॉक में जो मेरे रडार पर होगा इजिस। ये भी एक अच्छा मोमेंटम दिखता उस स्टॉक में नजर आएगा, बुलिश मोमेंटम। कल के क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो 136 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 133 का और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है वो है 141। इस बीच हल्की सी बढ़त के साथ निफ्टी खुल सकता है यहाँ पर 8415 के आसपास, लेकिन कल रिजल्ट्स के बाद आज रिलायंस टॉप लूज़र है निफ्टी का। इंडिकेटिव टिक्स में ऑलमोस्ट 1% नीचे 1065 और कल भी क्लोजिंग में इनफैक्ट जो आखिरी घंटा था उसमें इस पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। 1.5-2% की गिरावट रिलायंस पर देखने को मिली थी। आज भी ये प्रेशर में ही रहेगा बिकॉज जो नतीजे हैं एट द मोस्ट इसे एक मिक्स्ड बैग कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है और वो है जीएसटी पर विजिबिलिटी, क्योंकि अब खुद सरकार ने ये कहा है कि ये 1 जुलाई से रोल आउट हो सकता है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मैरिको के चेयरमैन श्री हर्ष मारीवाला जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मारीवाला, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो नाउ एटलीस्ट देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, और जैसे खुद सरकार ने इंडिकेट किया है कि 1 जुलाई से रोल आउट हो जाएगा जीएसटी। अब क्या इसे एक फाइनल डेडलाइन माना जाए या इज देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी आगे मूव होने की? You can never predict what happens in politics, but I think I'm quite confident that 1 July is never going to So, because anyway there's a deadline of September, so I think I'm quite optimistic and hopeful that 1 July will be met. राइट अच्छा सर, इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि एटलीस्ट देयर हैज़ बीन सम मेल्टिंग ऑफ आइस, जो डेडलॉक था ड्यूअल कंट्रोल के ऊपर उसे लेकर। और सेकेंडली वी हैव बीन स्पीकिंग टू लॉट ऑफ प्लेयर हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। एटलीस्ट वहाँ पर सरकार का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। सो कैन वी एक्सपेक्ट कि इफ़ इट रोल्स आउट इन जुलाई तो उसके बाद कोई हिकअप्स इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होंगे इन द फर्स्ट ईयर? थोड़ा तो बिकॉज it's a very big reform, and then there will be some learning from the trade, the industry, the government. So I wouldn't call it hiccup, but this is a part and parcel of a big reform move. Just like in demonetization, we went through a lot of learning. So thoda to, I wouldn't call it hiccup, but this is part and parcel of the reform move. So I think the government has time now. So time के हिसाब से, मेरे हिसाब से, I think the government will try its utmost to ensure that the hiccups are reduced. जी, एक और चीज़ मिस्टर मारीवाला, अब ठीक है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कंसेंसस बन गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो करने होंगे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। अभी एक पर्टिकुलर टैक्स रेट हर गुड्स और सर्विसेज को असाइन भी करना है, तो क्या ये एक ट्रिकी सिचुएशन अभी हो सकती है अगले 3 महीने में? This is one of the biggest steps now which is required to be resolved. So the government will come out with that rates of taxes soon, and after that we have to wait for the state's reaction. So I think if the government does it objectively, then the state should agree, because subjectivity should not come in this. So on what basis the government is going to decide classification of goods in which rate will drive this, but it's an important step to be resolved. मिस्टर मारीवाला, अब ये जो बजट है, बिकॉज सरकार ने खुद बजट से पहले जुलाई की डेडलाइन दी है जीएसटी के लिए, बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि बजट में कुछ क्लैरिटी आए इसे लेकर, या फिर एटलीस्ट एक रोड मैप आए जो कन्फ्यूजन है उसे लेकर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी बजट से? I think the budget will concentrate more on not indirect taxation but direct taxation. So direct tax rates, other reforms, allocation of resources towards different sectors. Because this is coming in the middle, the budget on the 1st February, and still by the time the rates are classified and put into and approved by all the states, the budget will come in the middle. So I think the budget will not talk too much about GST. It will talk more about other areas which are GST. So do you expect some relief on the direct tax front, because of demonetization के बाद, you know, it is sort of a political necessity for government कि थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है उसे लिफ्ट करें?
So I think it's not only demonetization. 2 years back, the finance minister had said that they will reduce the maximum tax rate to 25%. So I think if you look at the promise which he had made 2 years back, and then combine that with demonetization, I think there will be some reduction in taxes. सर ऑल्सो वन लास्ट क्वेश्चन टू यू GST लागू होने के बाद इन द फर्स्ट ईयर बिकॉज वी मेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो ऑन दिस ऑफ रिकॉर्ड सो देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन आपका एस्टिमेट क्या कहता है See, I think the fact that there are now 4 different rates, to that extent inflation will be contained, because if there were just 2 rates, then some of the essential commodities would have been taxed at a much higher rate. Now in view of the 4 rates, which is 5, 12, 18 and whatever 28, I think the essential commodities, if they are classified under the lower rate, the inflation will be lower. I think the government will try to ensure that the inflation doesn't hit the common man. ऑलराइट चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए